पूरे देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा छाया हुआ है। पार्टी कोई भी हो, उनकी नींद उड़ी हुई है। देश भर के अंदर यही चर्चा है, आखिरकार कौन सी पार्टी ने कितना चंदा किससे लिया, कैसे लिया और कब कब लिया। इन तमाम बातों का जिक्र अब देश के अंदर हो रहा है और लोकसभा चुनाव जो है घोषित हो चुके हैं, सिर पर हैं। सुर्खियों में बहने वाला है ये मुद्दा और सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर, जो कि बॉन्ड तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद एसबीआई के आदेश दिया गया कि 2019 से लेकर अब तक पूरा हिसाब सर्वोच्च न्यायालय में पेश करें। मामला सर्वोच्च न्यायालय में चलता है और वकीलों की दलीलें चली। पहले एसबीआई सर्वोच्च न्यायालय में भी बहानेबाजी करता नजर आया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को सख्त निर्देश दिए और एक बताने का प्रयास किया कि सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ कर सकता है, तो उसकी सूची वह सौंप देवे, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। फिर एसबीआई की नींद खुलती है और वह अपनी सूची सर्वोच्च न्यायालय के अंदर पेश भी कर देता है, लेकिन वह है आधी अधूरी। पर आपको शायद पता हो या नहीं हो, तो आपका इस ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं और हम यह जिक्र करना चाहते हैं कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इस प्रकार के मामले रिट के जरिए आखिर कौन लेकर जा रहा है, और कोई पार्टी लेकर गई है या फिर कोई नेता कोर्ट में गया है या फिर अन्य जो चाली आपको बताते हैं। आखिर यह मुद्दा कौन लेकर गया और भारत निर्वाचन आयोग के अंदर जो सुधार हुए हैं, पिछले समय के अंदर जो महत्वपूर्ण 3-4 सुधार हुए हैं और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया हो, उसके पीछे किसकी सोच थी। कौन ऐसी रिट याचिकाएं दायर कर देश के अंदर प्रजातंत्र को बचाने के लिए और भारत निर्वाचन आयोग के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आखिरकार देश के अंदर कौन लगा हुआ है, इसके बारे में भी आपको हम बताना जरूर उचित समझते हैं। वैसे देखा जाए तो भले ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हों, मगर असल लड़ाई किस ओर से लड़ी जाती है, उस संस्था का नाम है एडीआर संस्था। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले नोटा उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड और नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना, आम जनता को मीडिया को माध्यम से बताना कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि जनता को पता लगना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एडीआर जो संस्था है वह इन मुद्दों को सबसे पहले लेकर गई थी। एडीआर सेंटर, एडीआर संस्था की बात करें तो पिछले 25 सालों से चुनाव के अंदर सुधार करवाने का काम यह एसोसिएशन कर रही है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के नाम से यह संस्था है और जो 25 सालों से देश के अंदर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के अंदर सुधार करना है। एडीआर सदस्य सर्वप्रथम चुनाव प्रणाली में सबसे पहले कोर्ट के जरिए सुधार नोटा को लेकर आती है। नोटा को लेकर क्यों आती है, यह भी एक सोचने वाली बात थी। और क्यों जहन में आया कि आखिरकार नोटा ईवीएम के अंदर फिट किया जाए, नोटा को लास्ट के अंदर जो चुनाव चिन्ह है उसके अंत में रखा जाए। और चुनाव प्रणाली के अंदर ईवीएम पर भी हालांकि सवाल उठते हैं। ईवीएम के अंदर नोटा कैसे आया, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे ही देते हैं। ऑप्शन पहले नहीं था कि जो उम्मीदवार चुनाव के अंदर खड़े हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, अन्य चुनाव हो, उसके अंतर्गत आखिरकार उम्मीदवार को अगर कोई मतदाता का विचार मतदान केंद्र के अंदर जाकर बदल जाता है कि उसके पसंद का तो नेता ही नहीं है, मैं उसको वोट नहीं देना चाहता, तो वह वापस ऐसे तो आ नहीं सकता था। इसलिए एडीआर सेंटर ने एक रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय के अंदर दायर की कि ईवीएम के पास पहुंचकर अगर मतदाता का विचार बदल जाता है कि उसके उम्मीदवार, जहाँ पहले उसका विचार बदल जाता है कि उम्मीदवार उसके अनुसार नहीं है, वो उसको पसंद नहीं करता है, तो फिर वह क्या करे।
उसके बाद फिर यह सुप्रीम न्यायालय के अंदर ये फैसला आया कि नोटा को ईवीएम के अंदर शामिल किया जाए। अगर कोई भी मतदाता किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट अंकित नहीं करना चाहता है तो वह नोटा को वोट कर सकता है, और नोटा की जो गिनती भी होती है और मतगणना के बाद बताया जाता है कि नोटा को कितने प्रतिशत वोट मिले, यानी कितने प्रतिशत मतदाताओं के द्वारा किसी भी उम्मीदवार को अच्छा नहीं माना गया है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के अंदर एक मुद्दा यह भी था कि बाहुबली आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा आने दिख रहे थे और लोगों के अंदर यह बाहुबली अपने तरीके से चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन लोगों को एक्चुअल में मीडिया के माध्यम से जहाँ उस पर कितने केस दर्ज हैं, कितने अपराध हैं, क्या करता है और कैसे अपराध की दुनिया में गया और कहाँ कहाँ उस पर सजाएं हुई, कहाँ पर उसके केस चल रहे हैं, इन तमाम बातों का पता मीडिया और आम जनता को तो लगना चाहिए कि हमारा उम्मीदवार कैसा है, उसका जो चरित्र कैसा है, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि कैसी है। इसको भी एडीआर सेंटर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर रिट के जरिए एक जानकारी लेकर पेश करता है। फिर एडीआर संस्था सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाती है और आपराधिक प्रवृत्ति के लिए उम्मीदवारों की जानकारी देने के लिए फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जदोजहद और चुनाव आयोग और अन्य जो सरकारी वकील है उसकी दलीलों को सुनकर फिर फैसला होता है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उम्मीदवार पार्टियां बनाती हैं, पार्टी को भी बताना होगा कि हमने आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को उम्मीदवार आखिर क्यों बनाया, और उम्मीदवार को भी बताना होगा कि उसके द्वारा अपने जो पिछला कार्यकाल है जहाँ फिर वह नेता जो नया आया है उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, आम उम्मीदवार के बारे में जनता को पता लग सके और जो तय कर सके कि हमने उस आपराधिक प्रवृत्ति के नेता को वोट करना है या नहीं करना है। इसीलिए यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया था कि जो भी उम्मीदवार होगा वह 3 बार टीवी के अंदर और मीडिया के जो प्रिंट मीडिया है उसके अंदर तमाम ऐसे केसेज को वह शाया करेगा कि उस पर कितने आपराधिक केस हैं, कौन कौन से केस हैं, उस पर सज़ा हुई या नहीं हुई, या फिर वह ट्रायल में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इन तमाम बातों का जिक्र वह इसके अंदर करेगा। और वह उस समय से फिर होने लगा। उम्मीदवार को जब बताना पड़ता था कि हमें किस प्रकार अब जो अपराध की दुनिया में हम गए हैं और कौन कौन से केस चल रहे हैं, यह भी एडीआर जो संस्था है उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मुद्दा उठाया गया और उसके बाद फिर यह मामला जो है सामने आया और जनता को पता लगने लगा कि हमारा उम्मीदवार आखिरकार आपराधिक प्रवृत्ति का है या फिर साधारण व्यक्ति है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक एडीआर सेंटर के द्वारा और मामला पहुंचाया गया कि सांसद चुनने के बाद अगर वह आपराधिक प्रवृत्ति का है जहां उसे सज़ा हो जाती है, जहां उस पर कोर्ट कोई ब्लेम लगाता है, तो उसके बाद फिर क्या सांसद की सदस्यता जानी चाहिए या नहीं, इस पर भी फैसला आया। और यह फैसला यह दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया कि अगर सांसद 2 वर्ष से ज़्यादा किसी केस के अंदर उसे सज़ा हो जाती है तो उसकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी। ऐसा राहुल गांधी के साथ हो चुका है। गुजरात कोर्ट के अंदर एक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 वर्ष की सज़ा हुई और उसको सज़ा होने के बाद फिर उसकी सदस्यता चली गई। हालांकि उच्च कोर्ट के अंदर वे पहुंचे और उस पर स्टे मिला, ये अलग बात है, लेकिन यह सुधार भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत भारत निर्वाचन आयोग को भी अंकित करना पड़ा। और फिर जो संसद है उसके अंदर जो कमेटी है, जो उसके मुखिया हैं, उसको फिर आदेश निकालने पड़ते हैं कि आपकी सदस्यता चली गई है। इस प्रकार के सुधार लगातार जो है एडीआर जो संस्था है वह सर्वोच्च न्यायालय के अंदर रिट दायर कर, अन्य व्यक्ति भी रिट दायर करते हैं, लेकिन सबसे चुनावों के अंदर महत्वपूर्ण सुधार के लिए एडीआर सेंटर जो संस्था है वह लगातार लगी हुई है। उसके बाद एक और मामला कोर्ट के अंदर पहुंचता है
और एडीआर संस्था के द्वारा ही यह मामला लेके गए हैं। बताया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस पर कितना चंदा किस पार्टी को मिला, यह सुनवाई तो अभी जारी है। और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ताज़ा जो सुनवाई हुई है उसके तहत एसबीआई को जो है डांट भी पिलाई गई है। कहा भी गया है कि एसबीआई सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है, जो हम सूचना मांगते हैं वह देनी होगी। अभी तक आधी अधूरी सूचनाएं मिली हैं, लेकिन इस कार्रवाई से पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा बीजेपी पार्टी की नींद उड़ी हुई है, उसके बाद अन्य पार्टियों के नेता भी अब परेशान हैं। पता लगेगा कि इसके द्वारा कौन इनको चंदा दे गया और कैसे दे गया, प्रक्रिया क्या थी। अभी गोपनीय जो जानकारी है एसबीआई से सर्वोच्च न्यायालय ने वह भी तलब कर ली है और अगली सुनवाई जो कि नज़दीक ही है उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर रिपोर्ट पेश होगी, जो कि गोपनीय रिपोर्ट कहकर एसबीआई नहीं देना चाहते थे और वह अब सर्वोच्च न्यायालय ने मांग ली है। देखते हैं अगली सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय क्या परतें खोल कर देश की जनता के सामने रखता है। तमाम बातें देखने वाली होंगी और कौन सी पार्टी की धड़कनें तेज हो जाएंगी और कौन सी पार्टी को लोकसभा के अंदर इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।